अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सईदा कुसिया मशदी और आज हम ऑटिज्म पर आपके लिए एक तीसरा प्रोग्राम लेकर आए हैं। मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं मिसेस फैसल। और लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा उन्होंने बताया था कि ऑटिस्टिक बच्चे के लिए और अपने बेटे के लिए उन्होंने कौन सी थेरेपीज और एक्सरसाइजेस इस्तेमाल की। आज मैं उनसे मजीद इंफॉर्मेशन जो है इस मामले में हासिल करूंगी। सबसे अस्सलामुअलैकुम मिसेस फैसल। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये कम्युनिकेट आसानी से नहीं कर पाते। और आपने अपने बच्चे का भी बताया था कि वो शुरू शुरू में डिफरेंट चीजों की तरफ पॉइंट नहीं करता था, सिर्फ जो उसकी इंटरेस्ट की चीजें होती थी उनकी तरफ उसने फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो कम्युनिकेशन जी स्किल्स इन बच्चों में कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं, और आपने टंग्स की एक्सरसाइजेस का वो जिक्र किया है, वो मुझे बताना पसंद करेंगे कि क्या है। हाँ जी। असल में होता ये है कि इन बच्चों की लैंग्वेज भी मोस्ट ऑफ द टाइम डिलेड होती है। इसके लिए हम एबीए थेरेपी को रेकमेंड करते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चा ये अगर लैंग्वेज के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा। जी एक्सक्यूज मी ABA थेरेपी आपने कहा है? हाँ जी, एबीए थेरेपी, ये अप्लाइड मतलब बिहेवियर एनालिसिस। फ्लाइट बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। जी। उसमें ये होता है कि हम बच्चे को जज करते हैं कि किस तरीके से उसको सिखाया जा सकता है, वो कौन सी चीजें हैं जो उसके केस में वर्क करती हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंसेंटिव बेस्ड लर्निंग होती है, यानी बच्चे को उसी सूरत में उसको इंसेंटिव दिया जाता है, उसको रिवॉर्ड किया जाता है, या जो चीज़ उसको पसंद है खाने में या खेलने में या कोई टॉय है, कोई भी चीज़ उसको उस सूरत में दिया जाता है जब वो आपकी बात पर अमल करता है, या कोई वर्ड आप उससे बुलवाना चाह रहे हैं, आप उससे बोलेंगे, वो बोलेगा तो आप उसको रिवॉर्ड करेंगे। इस तरह उसके बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एबीए थेरेपी में मोस्ट ऑफ द टाइम जब थेरेपिस्ट अप्लाई करते हैं तो वो कार्ड्स के थ्रू बच्चे को सिखाते हैं। उसको छोटी छोटी लर्निंग एक्टिविटीज, जो मॉन्टेसरी एक्टिविटीज भी कहते हैं जिन्हें, या जैसे मैंने सेंसोरियल का जिक्र किया था, सेंसरी एक्टिविटीज उसमें आ जाती हैं, वो करवाई जाती हैं बच्चे को। तो इंसेंटिव के तौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम चॉकलेट्स दे दी जाती हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये रिकमेंड करती हूँ कि आप किसी हेल्दी चीज़ को एज एन इंसेंटिव बच्चे को दें। चॉकलेट की बिल्कुल। बजाय उसे किसी फ्रूट्स की तरफ ले आएं, या नट्स उसको दे दें, या जो उसका फेवरेट टॉय है उसको वो दे दें। तो उससे उसकी लर्निंग में भी बेहतरी आएगी और उसकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। प्लस ये कि इसी स्किल के थ्रू हम उनकी लैंग्वेज को, उनकी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके अटेंशन को, उनके फोकस को, और उनकी सोशल स्किल्स को, यानी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना कैसे है, उनकी मेमोरी भी इम्प्रूव की जा सकती है, लॉट ऑफ थिंग्स। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह कि जब हम पेरेंट्स घर में ये थेरेपी करवा सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम इसकी हेल्प लें किसी भी थेरेपिस्ट की। आपको कार्ड्स बनाने की भी इतनी जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आप उसको डायरेक्टली दिखा सकते हैं, अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सिखा रहे हैं तो अपने बच्चे को किचन में ले जाएं, आप वो चीजें मंगवा लें, उसको एक्सपीरियंस करने दें, वो उसको उन चीजों को स्मेल भी करे, टच भी करे, उसके साथ छोटी छोटी गेम्स खेलें जिसके जरिए वो, लाइक हाइड एंड सीक मैंने अपने बेटे के साथ बहुत खेली, उसके जरिए उसको सिखाया। कुछ चीजों को हम छुपा कर उसको ढूंढने के लिए कह सकते हैं कि जब वो ढूंढे और उसको इंसेंटिव दिया जाए। इंसेंटिव भी इतना ज्यादा भी नहीं आपने देना कि वो उससे बोर हो जाए, और यहाँ पे बजाय इंसेंटिव के लर्न बगैर करने। काम ही ना करे। ऐसा भी नहीं हम चाहते कि बच्चा इंसेंटिव के बगैर बिल्कुल ही उस पर डिपेंडेंट हो जाए, उसके बगैर काम करना ही छोड़ दे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर बाज दफा ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ इंसेंटिव के लिए तो काम करता है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करता अपनी जिंदगी में। लाइक वो अपनी चॉकलेट के गेन के लिए जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तक वो एक्टिविटीज करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो उससे बोर हो जाएगा और उसकी तरफ बिल्कुल विड्रॉल बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। तो इस चीज को आपने अपने बच्चे की तबीयत के मुताबिक उसको बैलेंस करना है, उसको मैनेज करना है। आपने जो रिग्रेशन की बात जो है वो की है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि रिग्रेशन किस तरह से हो सकती है। देखा ये गया कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जिस वक्त उनकी पैदाइश होती है या 2 साल तक की एज के जब हम माइलस्टोन्स को चेकलिस्ट में देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल ठीक लगते हैं। यानी उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, और जो कुछ इस एज तक के बच्चे को नॉर्मली सीखना चाहिए वो उस मामले में बिल्कुल ठीक होते हैं। जैसे बैबलिंग, मैंने देखा कि अवैस बैबलिंग करता था जब वो छोटा था।
और रिग्रेशन से मुराद ये है कि कोई ऐसा इंसिडेंट उनकी लाइफ में हो जाता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कहते हैं कि उनको एमएमआर इंजेक्शन लगवाया गया तो उसके बाद वो रिग्रेस कर गए, यानी वो छोटी मोटी कम्युनिकेशन जो उन्होंने स्टार्ट की थी वो एकदम से रिवर्स हो गई या वो वो भूल भी गए। खत्म हो गई। अ, ऐसा होता है, लेकिन ये रिग्रेशन वाली जो चीज है वो बार बार भी हो सकती है। मैंने ये भी नोट किया है कि बच्चे कुछ उनका लर्निंग पीरियड इतना अच्छा होता है कि हम समझते हैं वो इम्प्रूव करने लग गए, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि वो टोटली ब्लैंक हो जाते हैं या वो बहुत पीछे चले जाते हैं, उनकी लर्निंग स्लो हो जाती है, स्टॉप भी हो सकती है। तो इसलिए रिग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, और उससे मायूस नहीं होना आपने कि रिग्रेशन हो गया तो फिर बच्चा दोबारा सीख नहीं सकेगा, बल्कि दोबारा से भी वो उसको सिखाया जा सकता है। ये बड़ा कह लें कि हेक्टिक काम है, हेक्टिक जॉब है जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको सिखाना बार बार, लेकिन इम्पोर्टेंट है। आपको फिर से सिखाना पड़े तो आप जरूर उसको सिखाएं, उसके ऊपर वर्क जरूर करें। ये मत समझें कि वो खत्म हो गया, उसकी लर्निंग खत्म हो गई, वो लर्निंग दोबारा से भी स्टार्ट हो जाती है। बट समटाइम्स एक बच्चा, अगर नॉर्मल बच्चा किसी चीज को हफ्ते में सीख रहा है तो शायद ऑटिस्टिक बच्चा उसको 6 माह में सीखे, साल में भी सीख सकता है। ये जो आपने बात की जैसे एमएमआर की कि वैक्सीन की वजह से कुछ बच्चों में रिग्रेशन होती है, ये एक बहुत वैसे लंबा टॉपिक है, काफी लोगों से ये मैं सुन चुकी हूँ और बाहर वेस्टर्न डॉक्टर्स भी इस पर इशू पर बात कर रहे हैं, ओपनली बात कर रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से भी ऑटिज्म आजकल के बच्चों में ज्यादा जो है वो पाई जा रही है। तो इस पे तो खैर एक अलग अ, से हम वीडियो कर सकते हैं। आज मैं आपसे जी ये जानना चाहूंगी कि आपकी जैसे मैंने बेटे की वीडियो देखी, आप उससे क्वेश्चंस कर रही हैं, अभी हम शेयर भी करते हैं अपने नाज़रीन से, वो उसमें आंसर कर रहा है, फिर वो जो बड़ी एंजॉय कर रहा है जब वो पेंटिंग्स बना रहा है, ड्राइंग्स को लगता है कि बहुत उसको अच्छा लगता है ड्राइंग्स बनाना। और मैथ्स में देख रही थी जो वो सॉल्व कर रहा है सम, उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व किया। तो जो ये मैथ की कैलकुलेशन है, ये मुझे जरा बताएं कि ऑटिस्टिक बच्चों की किस लेवल की होती है, क्योंकि अवैस का हमने जैसे देखा है कि पेंटिंग्स तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो मैथ्स के सम्स ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा था। क्या बनाया आपने? इसका नाम भी लिखो। 5। 5 बनाने हैं? हाँ। चलो बनाओ। Ten inches goes up. Okay. Here, 5, 6, 7, 8, 9. Good job. Good job. And then it's 10. It goes up. Mm-hmm. 6, 6, 7, 8, 9. 9 again. Okay. Now equals 2 again. So the whole same. ठीक है. 5, 6, 7, 8, 9 again. Good job. M A अम्मा. Okay, बाबा लिखो. बाबा. D. B B. A B A बाबा. मुताहिर लिखो. N. M M. M Goes M. सोचो. N. नो N नहीं M. Don't watch the video. चलो. M M. नहीं आ रहा, भूल गया. ये देखो, look at this. U T A H H H. Double H. yes double H I R R जी मैंने आपको बताया था कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें ब्रेन के बाज एरियाज बहुत अच्छे से डेवलप कर जाते हैं जबकि बाज इतने अच्छे डेवलप नहीं करते। तो ऑटिज्म में ये होता है कि बच्चे, अगर आप उसको स्कूल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो वो हर सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकते। ये चीज आपने जज करनी है। जैसे अवैस के मामले में मैंने देखा कि वो कलर्स से इंस्पायर होता है या वो मैथ्स की उसकी लर्निंग एज कंपेयर टू उर्दू या इंग्लिश उसकी बेटर है। तो मैंने उन्हीं दोनों चीजों पे, दोनों तीनों चीजों पे फोकस शुरू कर दिया जो वो लर्न कर सकता था। अभी रिसेंटली अवैस ने इंग्लिश में भी बहुत इम्प्रूवमेंट शो की। वो लेटर्स को लिख भी लेता है, उसको फोनिक वाइज उसके सेंटेंसेस भी बना सकता है, लेकिन ये बहुत देर से हुआ। यानी अच्छा। अगर आप कहें कि
7 to 8 years वाली जो लर्निंग थी वो अब आकर 11 साल की उम्र में उसकी हुई। जबकि मैथमेटिक्स में वो हमेशा से अच्छा था, उसकी रिकग्निशन शेप्स के मामले में या नंबर्स के मामले में बहुत अच्छी थी। प्लस ये कि मैंने उसको हमेशा से इनकरेज किया कि जब वो अपनी पसंद की चीज़ ले तो वो खुद जाकर ले। तो मैं उसके हाथ में पैसे पकड़ा देती थी और ये मुझे बड़ी अच्छी उसके मामले में एक्टिविटी लगी। और मैं बाकी सबको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ बच्चे के हाथ में पैसे दें, उसे बताएं कि ये कितने पैसे हैं, उससे शॉप करवाएं, उसे ऐसी चीज लेकर दें कि उसको पता हो ये कितने की चीज है और जब ये वो खरीद लेगा तो उसको वापस कितने पैसे मिलेंगे। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि एडिशन सिखाना कंपैरेटिवली आसान है बजाय सब्ट्रैक्शन सिखाने के। लेकिन अगेन ये इंसेंटिव वाली बात आ जाती है, जब उसको अपनी पसंद की चीज पैसों से मिलेगी तो उसे ये भी पता चलेगा कि पैसों की क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंडली कैलकुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, जो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए उसको मांगना भी आएगा, उसको लैंग्वेज का यूज करना भी आएगा। स्लोली ग्रेजुअली ये कि आप उसे इनकरेज करें कि वो शॉपकीपर से खुद चीज मांगे। और देखें यहाँ पे बच्चा सोशलाइज भी कर रहा है, आप उसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं कि वो अपनी पसंद का इजहार भी कर सकता है, वो जाकर खुद शॉप भी कर सकता है, वो कैलकुलेशन भी कर सकता है, वो मनी हैंडलिंग भी कर सकता है। नहीं, एक छोटी सी एक्टिविटी से वो बेतहाशा चीजें सीख सकता है। तो मैंने उसको कैलकुलेशन थ्रू मनी सिखाई है। तो ये आपने बहुत अच्छी टिप दी है कि बच्चे के मैथमेटिकल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए उससे छोटी मोटी शॉपिंग जो है वो खुद करवाई जाए। जी दूसरा मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, आपने ये बहुत अच्छी सजेशन दी है कि उनको स्पेशल स्कूल्स में ना डाला जाए, नॉर्मल स्कूल्स में डाला जाए। लेकिन नॉर्मल स्कूलिंग में फिर उनको साथ एक शेडो टीचर की जरूरत होगी। आप क्या समझती हैं? जी हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज हैं, लाइक ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे बच्चा एग्रेसिव हो जाता है जब वो अपनी बात नहीं समझा सकता और टीचर को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि टीचर ने तो आप देखें एक ही क्लास में 20 या 25 बच्चा है, इवन अगर 10 भी बच्चा है तो उसने बाकी सबको भी देखना है। वो एक ऐसे बच्चे को नहीं देख सकती या खास तवज्जो नहीं दे सकती जो अपने वॉशरूम के लिए नहीं बता सकता, अपनी जुबान से नहीं बता सकता, उसके जेस्चर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है टीचर को। तो उस केस में या बिहेवियरल इश्यूज में जहाँ पे बच्चा जब एग्रेसिव हो जाता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि उसने किसी पे अटैक नहीं करना, या दांत काटने की बाज़ दफा बच्चों को आदत हो जाती है क्योंकि वो जब अपनी गुस्से का इजहार करते हैं तो जो सामने आया वो उस चीज को चबा दी, इस तरह की हैबिट्स हो सकती हैं। तो फिर शेडो टीचर का ऐसे केस में होना जरूरी है। अदरवाइज अगर बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है तो शेडो टीचर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मतलब अगर बच्चा हाइपर एक्टिविटी ना शो करे तो नॉर्मल स्कूल में एक ही टीचर बाकी बच्चों को जैसे हैंडल कर रही है बच्चों को भी हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर जी बिल्कुल है। बिहेवियरल इशू है तो फिर शैडो टीचर जो है वो हो जाए तो बेहतर है। दूसरा ये भी देखिए आपने, इसमें हाँ जी, ऑटिज्म में भी लेवल्स हैं। इनको आप कह लें कि एक एक्सट्रीम लेवल है, एक मीडियोकर लेवल है और एक लो लेवल है। हाइपर एक्टिविटी वाइज भी, लर्निंग वाइज भी, बिहेवियरल इश्यूज वाइज भी। तो वो जजमेंट एक थेरेपिस्ट आपकी कर सकता है बच्चे की। उसी हिसाब से वो अगर सजेस्ट करता है कि शेडो टीचर जरूरी है तो आपकी अफोर्डेबिलिटी पे है, आप जरूर शेडो टीचर के बारे में सोचें। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर मदर को चाहिए कि वो सारा जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बच्चे को दे और उसकी जो स्पेशल नीड्स है उनका ख्याल रखे। देखिए मेरा तो सबसे पहला मशवरा यही होता है कि मदर्स खुद टाइम मदर स्पेंड खुद करें। कर। क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए होम स्कूलिंग सबसे बेस्ट है। आप उन बच्चों का जो टाइमिंग उनकी सेट करनी है, जो बिहेवियर उनका मैनेज करना है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और बिल्कुल फिर सही बात। आप देखिए कि ये बच्चे अगर वॉशरूम्स के लिए ट्रेंड नहीं है तो फिर कितना बड़ा मसला है कि वो स्कूल में कैसे उस चीज को, यानी उनके हेल्थ इश्यूज भी इसकी वजह से कह लें कि अराइज हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप उसकी होम स्कूलिंग करें। लेकिन अगर मदर और फादर टाइम नहीं दे सकते फिर हमारी मजबूरी है आजकल के दौर की कि हमने उन्हें स्कूल्स में डालना है। जो आपकी बातें बता रही हैं उससे ये तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस सारी सूरत हाल में ऑटिस्टिक बच्चों की जो स्वॉट एनालिसिस है वो बहुत जरूरी है, कि यानी कि उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर वो पता होंगी तो उसके मुताबिक जो है वो हम डील कर सकते हैं। उसमें आप स्वॉट एनालिसिस पे क्या कहती हैं? अ, जी हाँ,
SWOT एनालिसिस से मुराद स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो एक किसी भी बंदे का जब आप SWOT एनालिसिस करते हैं और आप देखते हैं कि उसके अंदर कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें जो वो नहीं कर सकता, वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट भी है, नेगेटिव हैं। जैसे यहाँ पे बिहेवियरल इश्यूज की हम बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या वो अवेल कर सकता है। जैसे मैंने जिक्र किया आपसे 2 थेरेपीज का, ए और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं मेंशन करूँ। यानी बच्चे के अंदर जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, जो जिन चीजों पे वो वर्क कर सकता है, लाइक एक बच्चे का मैंने आपको बताया था कि वो सिजर्स के साथ बहुत काम करना चाहता था। वो हर वक्त यानी कैंची देखकर वो कहता था कि बस मैं कट। तो आप देखेंगे इस चीज को, इस स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है इनटू उसको कहाँ ऑक्यूपेशन। यूटिलाइज किया जा सकता है, किस ऑक्यूपेशन में उसका जो स्किल है वो यूज हो सकता है, ये आप कह रही हैं? देखिए सबसे पहले तो आपका जहन जाता है कि उसको कपड़े की कटिंग करवाई जाए, लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कैंची से काम करना बहुत पसंद करता है। तो मैंने उसको स्ट्रेट लाइंस पे कटिंग करना सिखाई, फिर उसको वेव्स में कटिंग करना सिखाई। उसी के थ्रू मैंने उसको लेटर्स सिखाए। और चूंकि आप हर बच्चा एक ही चीज नहीं कर सकता, मे बी उसको कपड़े की कटिंग पसंद ना हो, तो उसे प्लेडो कट करना, मतलब जो भी चीज उसको दे दी जाए उसको कट करना अच्छा लगता था। तो मैंने उसकी मदर को सजेस्ट किया कि ये लेदर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता है, यानी लेदर कटिंग करके। तो शू इंडस्ट्री भी है हमारे पास, और आप देखें कि लेदर के आर्टिकल्स कितने अच्छे बन सकते हैं। उसमें एक वाइड रेंज है, उसमें जैकेट्स भी हैं, उसमें पर्स भी हैं। तो कल को इसी चीज को, इस कटिंग एबिलिटी को जो उसमें इतने अच्छे तरीके से है, नहीं उसकी एज का एक छोटा बच्चा उस तरह कटिंग कर ही नहीं सकता जितनी अच्छी वो कटिंग करता है। तो व्हाई नॉट उसको उसको इसी चीज को स्किल बना दिया जाए और वो लेदर के ऊपर वर्क करना सीख ले। इसी बिल्कुल तरह सही। मेरे बेटे का आप देखिएगा कि ज्यादातर उसने कम्युनिकेट ड्राइंग के थ्रू करना शुरू किया। तो उसी ड्राइंग को मैं स्लोली ग्रेजुअली उसको पेंटिंग की तरफ भी लेकर गई। फिर मैंने उस प्लेडो के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उसको सेरामिस्ट बनाऊं। क्योंकि अगर आप कुछ एक प्रॉपर सेरामिस्ट को देखें तो उसमें सिर्फ बर्तन बनाना नहीं आता, बल्कि मिट्टी से इतनी खूबसूरत चीजें बनाई जा सकती हैं जिसको एक बड़े लार्ज स्केल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनको सेल किया जा सकता है, उससे अर्न किया जा सकता है। तो मैं उसके आर्ट वर्क को ही उसकी ऑक्यूपेशन में चेंज करना चाहती हूँ। बहुत जबरदस्त मिसेस फैसल, ये जो आपने स्किल एनहांसमेंट की और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात की है, मुझे यकीन है उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी जो ये सुन रहे हैं, जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, जो किसी इंशाल्लाह। तरह से मायूसी का शिकार हो चुके हैं कि हमारे बच्चे शायद लाइफ में कुछ बन नहीं सकते, कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपकी टिप्स पर अमल करते हुए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनको काफी उम्मीद बनेगी और वो पॉजिटिव सोचेंगे कि उनके बच्चे भी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे म्यूजिक पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे बार बार मैं ये कह रही हूँ कि वो अपनी सेंसेस को एक्सप्लोर करें, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे वो अपनी जिंदगी में काम कर सकते हैं। हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनता, तो जरूरी नहीं कि आप बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो ही वो कुछ करेगा अपनी जिंदगी में। देखिए अपनी स्किल की बेस के ऊपर वो जरूर अर्न कर सकते हैं। प्लस ये कि आप ये कोशिश करें वो अपने काबिल हो जाएं, वो आप पे डिपेंडेंट ना हो। उनको कैलकुलेशन जरूर सिखाएं, उनको पैसे का इस्तेमाल जरूर सिखाएं, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना उन्हें सिखाएं, ताकि उन्हें ये मालूम हो कि कल को जब हम कोई काम करेंगे तो उनमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। थैंक यू वेरी मच मिसेस फैसल, बहुत अच्छी आपने टिप्स दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।